नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो कि अभी मध्य पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर है, वो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म और फिर एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में 26 तारीख को तीव्र होने वाला है, इंटेंसिफाई होने वाला है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि किस तरह से प्रायद्वीपीय भारत पर जो वर्षा की गतिविधि है वो कल से काफी सिग्निफिकेंट तरीके से घट जाएगी। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि हीट वेव की कंडीशन पूरे देश पर अगले 2 हफ्ते में क्या रहने वाली है। और तत्पश्चात हम मॉनसून की प्रोग्रेस की स्थिति को देखेंगे कि उसकी आगे किस तरह से उसकी प्रोग्रेस होने वाली है। तो अभी हमारे पास जो एक लो प्रेशर एरिया जो कल था वो आज सुबह 8:30 बजे एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदल गया। और उसके पश्चात इसके एक कल प्रातः काल तक अथवा आज अर्धरात्रि में इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। और तत्पश्चात ये लगभग पूर्वोत्तर दिशा में गति करते हुए 25 तारीख को सुबह एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तित होने की संभावना है। फिर ये पुनः उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्य हिस्से पर पहुंचेगा और वहां पर ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा। और फिर ये लगभग उत्तर दिशा में गति करते हुए बांग्लादेश और उससे संलग्न गंगेय पश्चिम बंगाल के तटों को प्रभावित करने वाला है एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में, अर्थात गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में। तो ये जिस तरह से अभी एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में है, तो अभी ये लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे और जिसमें कि गस्टिंग जो विंड्स है, जो झोंके हैं वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हैं। ये हमें अभी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर इतनी हवाएं वहां पर दृष्टिगोचर हो रही हैं। और कल जब ये डिप्रेशन प्रातःकाल बनेगा तो फिर यहाँ पर हवाएं जो हैं उनकी तीव्रता 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। और उसके पश्चात ये उत्तर पूर्व दिशा में जैसे जैसे गति करेगा और फिर ये 25 तारीख को प्रातःकाल एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलेगा, जिसे चक्रवाती तूफान कहते हैं। और उस समय इसकी जो हवाएं होंगी मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, वहां पर जो हवाएं होंगी वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे और उसमें जो झोंके होंगे वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक के होने की संभावना है। तत्पश्चात ये लगभग उत्तर दिशा में गति करते हुए 26 तारीख को प्रातःकाल एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की इसकी संभावना है, इसका पूर्वानुमान है। और उस समय 26 तारीख को इसके संलग्न जो हवाएं हैं वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 120 किलोमीटर प्रति घंटे होने का अनुमान है। और तत्पश्चात ये 26 तारीख को ही सायंकाल के आसपास बांग्लादेश और उससे संलग्न गंगेय पश्चिम बंगाल के तटों पर ये अपना लैंडफॉल करेगा। और उस समय की जो इसकी विंड स्पीड का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 120 किलोमीटर प्रति घंटे का लगाया जा रहा है। और इस दौरान 25 तारीख से ही हमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं बांग्लादेश तट और पश्चिम बंगाल तट और उत्तरी उड़ीसा तट पर देखने को मिल सकती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सिस्टम उत्तर दिशा में बढ़ेगा, ये इन हवाओं में उत्तर वृद्धि का अनुमान है। और अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ ही साथ उत्तरी अंडमान सागर पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं जो चल रही हैं, इनके अगले 48 घंटे तक जारी रहने का अनुमान है। तो इससे संलग्न हमने हवा की स्थिति को देखा, इस सिस्टम के बारे में हमने ये देखा कि इसका क्या आगे इंटेंसिफिकेशन होने वाला है। और इसके अलावा यदि हम रेनफॉल की, वर्षा की गतिविधि की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास एक पिछले 5 से 6 दिनों के दौरान हमारे पास एक चक्रीय परिसंचरण था दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और कोमरिन एरिया, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण तमिलनाडु, और वहां पर ये चक्रीय परिसंचरण घूम रहा था लगातार। और फिर हमारे पास एक दूसरा चक्रीय परिसंचरण था जो दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल तट के आसपास था। और इनके मध्य एक शीयर जोन हमें मध्य क्षोभ मंडल में दिखाई दे रहा था। और इसके प्रभाव में पिछले हफ्ते में हमें पिछले 4 से 5 दिन के दौरान लगातार भारी से अति भारी वर्षा केरल पर मिली है। और साथ ही साथ हमें भारी वर्षा
तमिलनाडु पर मिली और कुछ एक दिन के तमिलनाडु पर भारी से अति भारी वर्षा भी मिली और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों पर भी हमें भारी वर्षा प्राप्त हुई है। तो अब ये जो वर्षा है, ये जैसे ही ये सिस्टम अभी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जैसे ही घनीभूत होगा तो ये जो वर्षा है ये हमें दक्षिणी जो तटीय जो दक्षिणी प्रांतीय भारत है, यहाँ पर वर्षा कल से काफी कम होने की संभावना है। हमें तमिलनाडु और लक्षद्वीप पर केवल भारी वर्षा और केरल पर भारी से अति भारी वर्षा केवल मिलने की संभावना है। और उसके पश्चात जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तमिलनाडु पर भारी वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है और साथ ही साथ केरल पर भी केवल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी और उसके बाद 26-27 तारीख में भारी वर्षा की चेतावनी को पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। हालांकि इस लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव में हम जैसा कि देख सकते हैं 25 मई को हमें गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ ही साथ हमें उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी सब डिविजन्स के जो तटीय हिस्से हैं यहाँ पर हमें भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि बढ़ते हुए 26 और 27 तारीख को गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर भारी से अति भारी वर्षा में इसको इंटेंसिफाई होने की संभावना है। और साथ ही साथ हमें 27 तारीख को दक्षिण आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर पर भी भारी से अति भारी वर्षा प्राप्त होने की उम्मीद है और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी। तो ये रहा वर्षा का हाल जो कि हमने पिछले हफ्ते में देखा और अगले एक हफ्ते में जो वर्षा की स्थिति होने वाली है, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले हफ्ते में जो ये वर्षा की गतिविधि चली उसके कारण लगभग 225% सामान्य वर्षा से अधिक वर्षा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर और लगभग 50% सामान्य वर्षा से अधिक वर्षा हमें मध्य भारत पर देखने को मिली है। और अब यदि हम इस पूरे सीजन की बात करें जो 1 मार्च से प्रारंभ होकर के और कल 22 मई तक का सीजन यदि हम लेते हैं तो हमें लगभग जो पूरे देश पर जो वर्षा मिली है वो सामान्य से लगभग 8% कम वर्षा मिली है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि नीले और गाढ़े नीले रंगों से जो हमें क्षेत्र दिखाया गया है वो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें विदर्भ और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र भी शामिल है, जो कि हिलस्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण यहाँ पर वर्षा प्राप्त हुई है। और यदि हम पूरे सीजन की बात करें तो जो मध्य भारत है उस पर हमें गाढ़ा नीला रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले इस पूरे सीजन के दौरान यहाँ पर काफी अच्छी हेलस्टॉर्म एक्टिविटी खासकर मध्य प्रदेश और विदर्भ पर देखी गई थी। तो अब ये हुई पिछले एक हफ्ते की बात और अगले एक हफ्ते की बात। अब यदि हम अगले इसके बाद के जो दूसरा हफ्ता है उसकी बात करें, यानी कि जो 30 मई से 6 जून का हफ्ता है, तो इसमें जो वर्षा की स्थिति रहने वाली है वो वर्षा की स्थिति काफी कम रहने वाली है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे हफ्ते में हमें यहाँ पर पीला रंग दिखाई दे रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि दूसरे हफ्ते में भी पिछले एक हफ्ते की तरह और आने वाले एक हफ्ते की तरह कोई भी पश्चिमी विक्षोभ आने की कोई संभावना नहीं है, जो कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। इसलिए यहाँ पर वर्षा की मात्रा काफी कम दिखाई दे रही है सामान्य से। और इसी तरह से हमें दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर भी वर्षा की मात्रा कम होने का अनुमान है, किंतु हम देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में हमें काफी अच्छी वर्षा मिलने की उम्मीद दूसरे हफ्ते में रहेगी, अर्थात 30 मई से 6 जून के हफ्ते में। और शेष भारत पर जो वर्षा की स्थिति है वो लगभग सामान्य रहने की उम्मीद है। तो अब यदि हम हीट वेव की बात करते हैं तो पिछले एक सप्ताह के दौरान हमें लगभग 17 तारीख से हीट वेव की स्थितियां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर प्रारंभ हो गई थी और साथ ही साथ गुजरात पर भी प्रारंभ हो गई थी। तो हमें लगभग 5 से 7 दिन हीट वेव के इन स्थानों पर प्राप्त हुए और 3 से 4 दिन हमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश पर प्राप्त हुए हैं। तो ये जो हीट वेव की सिचुएशन है, इसके अभी यदि हम अगले हफ्ते में इसके बारे में बात करें तो अगले एक हफ्ते में जो हीट वेव की सिनेरियो है, तो अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जो हीट वेव कंडीशंस थी वो काफी कम हो गई। आज यदि हम देखें तो पंजाब पर एक स्थान भटिंडा, हरियाणा पर एक स्थान सिरसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक स्थान उरई
मुंबई पर केवल हीट वेव कंडीशंस दर्ज की गई है। शेष ये पूरा हिस्सा पूर्वी हवाओं के कारण हीट वेव की स्थिति से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, किंतु पश्चिमी हवाओं के दबदबे के कारण राजस्थान और गुजरात और साथ ही साथ उससे संलग्न जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस लगातार जारी हैं और यहाँ पर स्थिति काफी चिंताजनक देखी जा रही है। आज बाड़मेर ने 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज किया, जो कि अभी तक की इस ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक तापमान है। और कल इस बाड़मेर ने 48 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज किया था, जो कि इस ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक तापमान था, किंतु आज के 48.8 ने कल के बाड़मेर के इस कीर्तिमान को पुनः ध्वस्त कर दिया है। तो अब यदि हम अगले 5 दिनों की बात करें तो अभी हमें पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हीट वेव 1-2 स्थानों पर आने के अलावा सीवियर हीट वेव आने की कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, किंतु राजस्थान और गुजरात और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हमें हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस अगले 3 से 4 दिन तक चलते रहने की संभावना है, किंतु गुजरात पर इनमें हमें 26-27 तारीख से हमें कमी देखने को मिल सकती है। फिर यदि हम अगले दूसरे हफ्ते की यदि हम हीट वेव कंडीशन की बात करें तो अगले दूसरे हफ्ते में जो पश्चिमोत्तर भारत है, यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस में थोड़ी सी हमें नरमी देखने को मिल सकती है, किंतु हमें पूर्वी भारत पर एक बार फिर से हीट वेव कंडीशंस, जो कि 1 मई के बाद से हीट वेव कंडीशंस पूरी तरह नदारद हैं पूर्वी भारत से, वो फिर से हमें दूसरे हफ्ते अर्थात 30 मई से 6 जून के हिस्से में उत्तरी उड़ीसा, उससे संलग्न झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के हिस्सों में हमें देखने में आ सकती है। तो ये रही चर्चा हमें अगले 2 हफ्ते में हमारे ग्रीष्म ऋतु की हीट वेव की और रेनफॉल की चर्चा हमने कर ली। और अब इसके बाद हम आते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून की स्थिति अगले 2 हफ्ते में क्या रहने वाली है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, जैसा कि यदि देखा जाए तो 19 तारीख को इस दक्षिण पश्चिमी मानसून ने अपनी उपस्थिति निकोबार आइलैंड्स पे दर्ज की और तब से लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है, जो कि इसकी बढ़ने की गति को हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि नीले रंग से हमें दर्शाई गई है। और कल भी इसने दक्षिण बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर के काफी हिस्सों को इसने अपनी जद में लिया। और अब अगले 2 दिनों में ये दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अंडमान सागर को पूरी तरह से आच्छादित कर लेगा और साथ ही मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में ये अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेगा और साथ ही साथ उसके पश्चात ये दक्षिण बंगाल की खाड़ी के और कुछ हिस्सों को अपने आगोश में ले लेगा। और उसके पश्चात जैसे जैसे ये लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई होते हुए उत्तर दिशा में गति करेगा, तो 25-26 तारीख तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून होगा, ये काफी हिस्सों को दक्षिण बंगाल की खाड़ी, मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के साथ साथ ये पूर्वोत्तर भारत के भी काफी हिस्सों को कवर कर लेगा, आच्छादित कर लेगा। और इसके अलावा जहां तक केरल का सवाल है, तो केरल पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो लगभग 31 मई के आसपास आएगा, जिसमें ±4 दिनों की त्रुटि का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग लगा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे अगले 2 सप्ताहों की मौसम परिचर्चा के लिए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।